हेलो एवरीवन, वेलकम टू आसान एकेडमी। मैं हूं आपका श्रीनिवास सर और आज हम एक बेहतरीन सेशन शुरू करने जा रहे हैं जो आप सभी ने थंबनेल को क्लिक किया है कि ये जानने के लिए कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता क्या है। उससे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस बहुत जरूरत होता है। इसके लिए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। अगर आप चाहते हो कि फ्री में कुछ टेस्ट देना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर से आसान एकेडमी टाइप करके हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर उसका लिंक भी हमारे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, जहां पे जाके आप क्लिक कर सकते हो और फ्री में टेस्ट दे सकते हो। और कुछ पेड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगा, वो भी आप खरीद सकते हो। उसके साथ अगर आप चाहते हो कि सब पीडीएफ आपको फ्री में मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आपको मैं ये सिखाऊंगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके पूरे डिटेल्ड कॉन्सेप्ट हम समझेंगे और एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। और आखिरी तक बने रहना, क्योंकि आखिरी में आपको मैं कुछ ऐसे डायग्राम्स दिखाऊंगा, कुछ ऐसे ग्राफ शो करूंगा जो कि आपके बुक में नहीं है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का इस खूबसूरत सा सेशन। तो पहले हम देखेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता क्या है, क्यों इसे ड्रॉ किया जाता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेस आप सबको पता होगा कि स्ट्रेस क्या होता है। देखो, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जो कि हमारा न्यूटन साहब ने हमें पहले से ही बोल रखे हैं। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी के ऊपर प्रेशर डालेंगे, सपोज ये एक बॉडी हो गया और इसके ऊपर मैं एक प्रेशर डाल रहा हूं, तो अंदर ही अंदर इसके अंदर क्या होगा, एक रिएक्टिव स्ट्रेस जनरेट होगा, एक रिएक्टिव प्रेशर जनरेट होगा, जिस रिएक्टिव प्रेशर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस और प्रेशर दोनों सेम चीज नहीं है। स्ट्रेस अगर प्रेशर अगर एक्शन है तो स्ट्रेस उसका रिएक्शन होता है। और पूरे डिटेल में अगर चाहते हो कि मैं स्ट्रेस और प्रेशर के बीच में डिफरेंस आपके लिए लेके आऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अभी देखो कि स्ट्रेस क्या, आपको तो पता चल गया कि वही प्रेशर होता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर जनरेट होता है। कोई मेटल या फिर कोई ऑब्जेक्ट को हम खींचते हैं तो उसके अंदर एक रिएक्टिव प्रेशर जनरेट होता है, उसे कहते हैं स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस तो आपको समझ में आ गया, लेकिन वो स्ट्रेस देने से क्या होता है, वो क्या करता है, एक्सपांड करता है या फिर कंप्रेस होता है। तो वो स्ट्रेस के हिसाब से क्या होता है, इलोंगेशन होगा या फिर कंप्रेशन होगा, और उससे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन क्या होता है, इलोंगेशन बाय ओरिजिनल लेंथ। सपोज चेंज इन लेंथ, कितना चेंज हुआ लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, उसे हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रेन। तो हमारे हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस क्या होगा, हमेशा स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो उस अकॉर्डिंग हम अगर देखेंगे तो कोई अगर मेटल या फिर नॉन मेटल या फिर कोई मेटालॉइड आप लेते हो और उसे खींचने की प्रयास करते हो, तो आप देख सकते हो कि वेराइटी मेटल्स वो अपने हिसाब से काम करेंगे, अपने अकॉर्डिंगली वो क्या होंगे, इलोंगेट होंगे। स्ट्रेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कितना स्ट्रेस होगा, कितना स्ट्रेन होगा, वो अपने हिसाब से, अपने प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखा जाएगा। उस अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, अभी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जिसका जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे अभी उसे नाम देते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे करते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये आपके 11th क्लास के फिजिक्स में है, जो कि 12th क्लास के एप्लीकेशन में काम आएगा, या फिर जेई आईआईटी जेई हो गया, नीट हो गया, तो वहां पे इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो देखो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं। देखिए अंडर हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा। ठीक है, ये होता है स्ट्रेस, क्या नाम है इसका, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये होता है स्ट्रेन। तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, ये जो ई दिख रहा है इसे हम एप्सिलॉन कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, दैट इज स्ट्रेन। तो यहां पे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में हम ले लेंगे सिग्मा, दैट इज आवर स्ट्रेस। ठीक उसी तरह यहाँ पे हम ले लेंगे हमारा एक्स एक्सिस और इसमें हम नाम देंगे एप्सिलॉन, दैट इज आवर स्ट्रेन। तो सिग्मा वर्सेस एप्सिलॉन, दैट इज स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम।
तो देखिए पहले क्या होगा, कोई भी मेटल या फिर नॉन मेटल आप ले सकते हो। अभी देखो यहां पे क्या होगा, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन होके जाएगा, ये हो गया हमारा पॉइंट ए। उसके बाद ये थोड़ा सा ऐसे इसके बाद ये ऐसे करके ठीक है ऐसे जाएगा। ठीक है, तो अभी यहां पे देखो, यहां पे कोई एक पॉइंट ले लो, ये सपोज मान लो ये बी पॉइंट हो गया, और ये कहीं पे बीच में सी पॉइंट हो गया, और ये डी पॉइंट, और ये लास्ट में ई पॉइंट। तो यहां पे देखो ये जो पॉइंट था हमारा ओ, तो ओ से लेकर ए तक क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब ये हुक्स लॉ को फॉलो करता है। प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं हम इसे, प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं हम इसे। यहां पे लिख रहा हूं मैं, ए लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या फिर प्रोपोर्शनल लिमिट भी आप कह सकते हो। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम कोई ऑब्जेक्ट को खींचते हैं, मान लो कोई स्टील मटेरियल हो गया, ठीक है, स्टील हो गया, या फिर मतलब कोई भी आप मेटल ले सकते हो, कोई एक एलॉय ले सकते हो, जैसे स्टील एक एलॉय हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओ से लेकर ए तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। उसके बाद हम जैसे ही और हम खींचेंगे, कोई एक मेटालिक रॉड हो गया, तो जैसे हम खींचते जाएंगे तो क्या होगा, इलास्टिक तो होगा। इलास्टिक का मतलब क्या है, इलास्टिक का मतलब जैसे ही हम कोई ऑब्जेक्ट को खींचने के बाद छोड़ देंगे तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, उसे कहते हैं इलास्टिसिटी, और इलास्टिक लिमिट कहा जाता है उसे। तो ए पॉइंट हो गया हमारा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और ए से लेकर बी तक, बी हो गया हमारा इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। इसका मतलब यह है कि बी पॉइंट तक आप जितने ही स्ट्रेस दोगे, यहां पे देखो, यहां पे स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, ये यहां से इतना स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, और स्ट्रेन भी उतना ही इंक्रीज हो रहा है। देखो यहां पे हो गया हमारा स्ट्रेन, ये स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रहा है। तो जितना स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे उतने ही स्ट्रेन भी बढ़ते जाएगा। उसके बाद अगर आप उस ऑब्जेक्ट को या फिर इस रॉड को अगर आप छोड़ दोगे तो वो क्या करेगा, अपने ओरिजिनल पोजिशन पे चलाएगा। इसलिए हम उसे कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है, और ये जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसके अंदर, उसे क्या कहते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ। ये जो लिमिट हो गया सिग्मा वाई टी। ठीक है, तो सिग्मा वाई टी क्या हो गया, सिग्मा वाई टी आपका यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, सिग्मा वाई हो गया आपका यील्ड स्ट्रेंथ। उसके बाद आप जैसे ही बढ़ाते जाओगे, जैसे ही आप उसको बढ़ाते जाओगे, स्ट्रेस को बढ़ाते जाओगे, उस हिसाब से क्या होगा, आपका स्ट्रेन भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे स्ट्रेन भी आपका बढ़ते जाएगा। लेकिन बढ़ाते बढ़ाते कितना बढ़ाओगे, एक लिमिट तो आएगा जहां पे वो अल्टीमेट हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम हो जाएगा, उसके आगे नहीं हो जा पाएगा, उसके आगे टूटने वाला है। तो वो जो पॉइंट होगा, वो जो मैक्सिमम पॉइंट हो गया, जो मैक्सिमम स्ट्रेस हो गया, जहां पे आपका और आगे अगर बढ़ाओगे तो वो टूटने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो वो जो पॉइंट है जहां पे आपका अल्टीमेट पॉइंट आ गया, तो उससे क्या कहते हैं, अल्टीमेट पॉइंट। ठीक है, ये जो लास्ट पॉइंट आपका डी हो गया, ये हो गया आपका अल्टीमेट पॉइंट। ठीक है, डी हो गया आपका अल्टीमेट पॉइंट या फिर अल्टीमेट लिमिट। ठीक है, अल्टीमेट पॉइंट या फिर अल्टीमेट लिमिट आप कह सकते हो। तो ये जो स्ट्रेंथ हो गया, इससे क्या नाम देते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। सिग्मा यूटी हो गया आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ, सिग्मा यूटी हो गया आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ। मतलब आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेस बढ़ाते बढ़ाते जाओगे तो स्ट्रेन भी बढ़ते जाएगा, वो इलोंगेट भी होता जाएगा। लेकिन एक पॉइंट आएगा, एक मैक्सिमम पॉइंट आएगा, एक अल्टीमेट पॉइंट आएगा, जिसके बाद अगर आप उसे खींचते हो तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा।
और वो टूटने का पॉइंट क्या है, ई पॉइंट है। ई पॉइंट के बाद वो थोड़ा सा, मतलब डी के बाद अगर आप थोड़ा सा भी कम, यहाँ पे देखो ये कम हो रहा है, स्ट्रेस कम होते जा रहा है, मतलब यहाँ पे डी के बाद अगर आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस दे दोगे तो अल्टीमेट उसका रप्चर हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट ई हो गया, इसे क्या कहते हैं, ये जो पॉइंट ई हो गया इसे क्या कहते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट या फिर ब्रेकिंग पॉइंट या फिर रप्चर पॉइंट। ये तीनों में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। ये जो पॉइंट हो गया आपका फ्रैक्चर पॉइंट या फिर ब्रेकिंग पॉइंट, मतलब जहां पे आपका ब्रेक हो जाएगा, जो मटेरियल आपने लिया था वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी देखो ये सी पॉइंट क्या है। ये सी पॉइंट ऐसा है कि देखो इलास्टिक लिमिट तो हमने पढ़ा था बी पॉइंट है, इसका मतलब बी के बाद क्या होना चाहिए, इलास्टिक नहीं होना चाहिए। देखो ओ टू ए क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, मतलब यहाँ पे हुक स्लो फॉलो हो रहा है, कहां तक, प्रोपोर्शनल लिमिट तक हुक स्लो फॉलो हो रहा है। इलास्टिक तो है, उसके साथ प्रोपोर्शनलिटी फॉलो हो रहा है यहाँ पे, मतलब हुक स्लो फॉलो हो रहा है। लेकिन ए टू बी क्या हो रहा है, इलास्टिक तो है लेकिन प्रोपोर्शनलिटी फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब अगर आप 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर स्ट्रेस डालते हो और 5 अगर इलोंगेट हो रहा है, उसी तरह अगर आप 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस डालते हो तो 10 इलोंगेट होना चाहिए प्रोपोर्शनल लिमिट तक। लेकिन उसके बाद अगर 15 आप डाल देते हो, 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर स्ट्रेस डालते हो तो स्ट्रेन 15 होना चाहिए था, लेकिन ये इलास्टिक लिमिट के अंदर आ जाता है और 15 ना होकर वो 12 या 13 या फिर 16 17 ऐसे कुछ हो सकता है। मतलब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी और है नहीं। ठीक है, स्ट्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चल नहीं रहा है इलोंगेशन। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, बी तक क्या हो गया, इलास्टिक हो गया। लेकिन सी एक ऐसा पॉइंट है, बी और डी के बीच में कोई भी पॉइंट आप सिलेक्ट करोगे तो वहां पे आप देख सकते हो कि सी जो पॉइंट हो गया, इसके बाद मतलब बी से क्या करेंगे, हम खींचेंगे, और ज्यादा खींचेंगे, स्ट्रेस डालेंगे तो इलोंगेट होगा। लेकिन जैसे ही कोई एक सी पॉइंट में जैसे ही आप छोड़ दोगे तो वो रिटर्न तो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल पोजीशन पे वो रिटर्न नहीं जाएगा। इसका मतलब कुछ एक हद तक वो डिफॉर्म हो चुका है। इसका मतलब ये हो गया कि वो परमानेंट सेट हो गया, मतलब परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसे और खींचोगे तो वो सी पॉइंट से डी पॉइंट तक जाएगा, अल्टीमेट हो जाएगा। लेकिन सी एक ऐसा पॉइंट हो गया बी और डी के बीच जिसमें हम अगर उसे छोड़ देते हैं, वो जो ऑब्जेक्ट खींचने के बाद अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो क्या होगा, वो रिटर्न तो जाएगा, मतलब वो कोशिश करेगा कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाए, लेकिन ओरिजिनल पोजीशन पे वो नहीं जाएगा, वो बीच में कहीं अटक जाएगा। इसका मतलब ये जो इतना था, ये जो ओरिजिनल पोजीशन और ये जो डिस्टेंस, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया आपका परमानेंटली सेट हो गया। मतलब यहाँ पे ऐसा हो गया कि इसके बाद और ये ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा सकता। इसे हम नाम देते हैं परमानेंट सेट या फिर परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट हो गया आपका, ये जो पॉइंट हो गया, ये देखो ये जितना भी इलोंगेशन, ये क्या हो गया आपका परमानेंट सेट, क्या हो गया आपका परमानेंट सेट। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, और अगर खींचोगे तो क्या होगा, वो अल्टीमेट पॉइंट तक जाएगा जिसे हम नाम देते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। और उसके बाद ई पॉइंट पे क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, उसे हम नाम देते हैं ब्रेक पॉइंट या फिर फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो ये जो ग्राफ है ये एक डॉक्टाइल मटेरियल का ग्राफ है। इसका मतलब डॉक्टाइल और ब्रिटल में डिफरेंस क्या है, डॉक्टाइल जो कि हमारे मेटल के प्रॉपर्टीज के अंदर देखा जाता है, मतलब आप जैसे ही खींचते जाओगे वो क्या करेगा, इलोंगेट होता जाएगा, मतलब स्ट्रेस देने से इलोंगेशन ज्यादा होगा। ठीक है, और ब्रिटल का मतलब क्या होगा, जैसे ही आप कोशिश करोगे खींचने की वो कटक करके टूट जाएगा। ठीक है, जैसे आप इसे खींचोगे तो वो टूट जाएगा, वो होता है ब्रिटल। जैसे कि नॉन मेटल्स हो गए, हमारे ग्राफाइट हो गया, ग्राफाइट क्या है, कार्बन का एक कंपाउंड है, तो कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल हो गया, और नॉन मेटल में ज्यादातर ब्रिटलनेस पाया जाता है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, 9th 10th में केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो अभी देखो मैं कुछ ग्राफ्स आपको बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वो ग्राफ्स देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, परफेक्टली इलास्टिक, ये देखो परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब जैसे ही हम
स्ट्रेस देंगे वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली स्ट्रेन उसी तरह मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होकर वो बढ़ता चला जाएगा। मतलब ये हो गया हमारा परफेक्टली इलास्टिक। ये हो गया आपका स्ट्रेस, ये हो गया आपका स्ट्रेन। तो परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल के लिए ऐसे होता है, ठीक है। और अगर कोई ब्रिटल मटेरियल दिया हो तो किस ऐसे डायग्राम होगा, ब्रिटल मटेरियल देखो ये हो गया आपका ब्रिटल मटेरियल, मतलब जैसे ही ये एक जाएगा मतलब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही आप क्या करोगे उससे खींचोगे तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जाके टूट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जाके टूट जाएगा। इसका मतलब आपका जो फ्रैक्चर पॉइंट होगा ना वो जल्द ही आपके प्रोपोर्शनल लिमिट के आसपास होगा, ठीक है। इसका मतलब आप जैसे ही प्रोपोर्शनल लिमिट आ जाएगा उसके बाद अगर आप उसे खींचोगे तो आपका वो टूट जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रिटल मटेरियल। अच्छा, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है? प्लास्टिक का मतलब तो आपको पता है, प्लास्टिक क्या होता है, जैसे आप उसे बेंड करोगे या फिर खींचोगे तो वो ऐसे डिफॉर्म होकर रह जाता है, मतलब इलास्टिसिटी उसमें बहुत ही कम है कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो प्लास्टिक मटेरियल में क्या होगा, आप जैसे कोई एक स्ट्रेस दोगे, आप जैसे कोई एक स्ट्रेस दोगे, ये हो गया आपका स्ट्रेस, ये हो गया स्ट्रेन। तो यहाँ पे आप जैसे ही अपना स्ट्रेस दोगे तो क्या होगा, वो इलोंगेशन हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो रिटर्न नहीं आएगा, ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा नहीं। ये हो गया आपका परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। और परफेक्टली रिजिड मटेरियल का मतलब क्या है? रिजिड मतलब आप कितना भी स्ट्रेस दे दो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, पोजीशन चेंज नहीं होगा मटेरियल्स का या फिर उसके पार्टिकल्स का, और अगर होता भी है तो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो उसे अगर हम देखें यहाँ पे ग्राफ में तो कैसे होगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गया स्ट्रेस, ये हो गया स्ट्रेन, और देखो यहाँ पे आप कितना भी स्ट्रेस दे दो कोई इलोंगेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेस आप जितना भी बढ़ाते चले जाओ वाई एक्सिस पे, स्ट्रेन आपका बिल्कुल जीरो है। इसका मतलब रिजिड डिफॉर्मेशन, रिजिड में डिफॉर्मेशन बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर या फिर नेग्लिजिबल आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ्स आपको याद रखने जो कि आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, उसके साथ ही साथ आपको इसके कॉन्सेप्ट्स आईआईटी जेईई या फिर नीट एग्जाम में आपके काम आ सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे रोज अपडेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो आज के सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।